बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहेंगे विद्युत चालकता। हमने हमारी पिछली क्लासों में जो है आप लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग का मान है वो उसमें हमने देखा था कि जितने समय में अपवाह वेग का मान घटकर मैक्सिमम मान का 37% रह जाता है, उस टाइम पीरियड को हम विश्रांति काल कहते हैं। यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया था। आगे हम चर्चा कर रहे हैं विद्युत चालकता पर। चूँकि निकाय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में परिवर्तन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके अपवाह वेग में जो परिवर्तन है बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा जालक आयनों से टक्कर के कारण होता है। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके अपवाह वेग में ऐसे तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि आप विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, जालक के जो आयन आपस में टक्कर करते हैं, उनके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके अपवाह वेग, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। इसलिए जो समीकरण हमने पढ़ी है, समीकरण 2 और समीकरण 5 से अपवाह वेग में परिवर्तन, वेग में जो कुल परिवर्तन की दर है वो इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 एक बार फिर से, तो यहाँ जो इक्वेशन नंबर हम जो कह रहे थे 2 और 5, इक्वेशन नंबर 2 और 5 इस तरह से हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 रही थी अपने पास, डी बाई डी टी यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान यानी कि अपवाह वेग में परिवर्तन की दर, ये है बल के कारण, और बल के कारण जो अपवाह वेग में परिवर्तन की दर है उसका मान -q dEx अपॉन m के बराबर रहता है। इसी तरह जो टक्कर, आयनों की टक्कर होती है, उस टक्कर के कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में परिवर्तन की दर है वो होती है -vd अपॉन टो के बराबर। यहाँ टो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ विश्रांति काल कहलाता है। तो कुल परिवर्तन की जो दर है dvd अपॉन t इज इक्वल टू dvd अपॉन t, ये फोर्स के कारण एंड ये इम्पैक्ट के कारण वेलोसिटी में परिवर्तन की दर। तो dvd अपॉन t इज इक्वल टू माइनस का q ex अपॉन m माइनस का vd अपॉन टो। ये इक्वेशन नंबर 7 हमें यहाँ मिलती है। उन्हीं टॉपिक्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ इक्वेशन नंबर 7 हमने इसको दिया है। विद्युत क्षेत्र Ex आरोपित करने के पश्चात, जब हम इस पर कोई विद्युत क्षेत्र Ex यानी कि x डायरेक्शन में कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, करने के पश्चात कुछ समय बाद अपवाह वेग में परिवर्तन शून्य हो जाता है। जो अपवाह वेग है उसमें जो परिवर्तन है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यह स्थिति निकाय की स्थायी अवस्था कहलाती है, यानी कि वो साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाता है। उस स्थिति में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इक्वेशन नंबर 7 से देखें तो ये जब 0 है तो माइनस का q ex अपॉन m माइनस vd अपॉन टो इज इक्वल टू, ये पद पूरा क्या होगा, 0। तो उस कंडीशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd इज इक्वल टू माइनस का q टो बाई m इंटू ex के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 8 फाइंड आउट होती है। और इक्वेशन नंबर 8 से हम ये केस देख सकते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 8 से स्पष्ट होता है कि जो अपवाह वेग है, इस अपवाह वेग पर जो आरोपित विद्युत क्षेत्र Ex है, Ex के तथा संघट्ट काल जो हमें विश्रांति काल के रूप में मिल रहा है, तो इन दोनों के ये क्या है, समानुपाती रहता है, अनुक्रमानुपाती ये इसके रहता है। और यहाँ से ये जो माइनस है इसके अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है
वो विद्युत आरोपित जो विद्युत क्षेत्र Ex है इसके विपरीत होगा। यानी कि अगर हम विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर लगाते हैं तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। इस कारण यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ से ये हम जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो निकाय में जो प्रवाहित धारा घनत्व है उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। Jx इज टू माइनस का Qn Vd। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस हमें मिल रहा है, तो माइनस का Qn Vd। तो इक्वेशन नंबर जो ये है ये भी ये बताती है कि जो धारा घनत्व वाली इक्वेशन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो धारा घनत्व की जो दिशा है उसके भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेग है वो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो ये दोनों इक्वेशन ये बताती है कि जो विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जा रहा है और जो धारा घनत्व की दिशा है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग रहता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट गतिशीलता की। गतिशीलता क्या होती है? अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। जो अपवाह वेग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो विद्युत आरोपित विद्युत क्षेत्र Ex है उसकी तीव्रता का जो अनुपात है वह अनुपात आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाता है। जो आवेश वाहक वही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिशीलता क्या होगी, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र Ex की जो तीव्रता है उसका अनुपात ही क्या कहलाता है, गतिशीलता। और इसको हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन Ex। तो म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन Ex। तो जब यहाँ हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगी आपके माइनस का Q अपॉन M के रूप में, माइनस का Q अपॉन M के रूप में आपको ये मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ देखिए जो गतिशीलता है Vd अपॉन Ex का जो अनुपात लेंगे तो यहाँ से यदि हम देखें तो Vd अपॉन Ex का अनुपात लेंगे तो Vd अपॉन Ex करेंगे इक्वेशन नंबर 8 से। ये जो इक्वेशन नंबर 8 है तो यहाँ माइनस का Q अपॉन M इंटू टो भी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ हम इसको टो को भी लिखते हैं, ये टो, तो टो भी यहाँ आएगा, इसको करेक्ट कर लिया। अगले पार्ट पे चलते हैं। धारा घनत्व Jx, धारा घनत्व Jx तथा विद्युत क्षेत्र Ex का जो अनुपात है पदार्थ की विद्युत चालकता कहलाता है। यानी कि जो सिग्मा है, सिग्मा आपके विद्युत चालकता को प्रदर्शित करेगा और ये धारा घनत्व Jx और विद्युत क्षेत्र Ex का अनुपात होता है। और ये अभी हमने धारा घनत्व फाइंड आउट किया था, वहाँ से लिख सकते हैं। देखिए ये जो हमने धारा घनत्व यहाँ हमने फाइंड आउट किया था, Jx इज इक्वल टू Q स्क्वायर N टो बाई M इंटू Ex। तो Jx Ex को इधर ले जाएं तो Jx अपॉन Ex इज इक्वल टू Q स्क्वायर N टो बाई M हमें फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि धारा घनत्व J और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो आपके सिग्मा विद्युत चालकता कहलाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q स्क्वायर N टो बाई M के रूप में इक्वेशन नंबर हमें 12 फाइंड आउट होती है। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस का Q N म्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, Q N म्यू के रूप में। तो क्योंकि देखिए Q बाई M टो ये आपकी गतिशीलता होती है इस तरह से, क्योंकि जो हमने म्यू लिया था, म्यू इज इक्वल टू वो था आपके माइनस का Q बाई M टो के रूप में। तो यहाँ
इस जगह देखें तो माइनस का क्यू बाई एम तो इसको हम जो है माइनस का क्यू एन म्यू के रूप में गतिशीलता के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, आप सेकेंड ईयर की क्लास में भी पढ़ा था हमने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो तय की गई दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। सभी मुक्त पथों के औसत को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं कि और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है जिगजैग रूप में जो है टक्करें करता है, कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इस तरह से जो है जिगजैग रूप में जो है टक्करें करता रहता है। तो उन सभी कंडीशन में यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो तय की गई दूरी है वो तो कहलाती है मुक्त पथ, और सभी मुक्त पथों का यदि एवरेज लें तो वो कहलाता है आपके माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ की बात करें तो माध्य मुक्त पथ लैम्बडा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू वी वेक्टर इंटू टो यहाँ विश्रांति काल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v वेक्टर जो है वर्ग माध्य मूल वेग होता है, वर्ग माध्य मूल वेग, और वर्ग माध्य मूल वेग v बार इज इक्वल टू √3kT/m के रूप में हम जानते हैं। ये आप लोगों ने जो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग माध्य मूल वेग v बार इज इक्वल टू √3kT/m के रूप में होता है। संघट्ट काल की बात करें टो की तो टो इज इक्वल टू लैम्बडा √m/3kT। ये इक्वेशन नंबर 14 हमें फाइंड आउट होती है। तो इक्वेशन नंबर 12, ये जो इक्वेशन नंबर 12 है टो सिग्मा के रूप में, और तो सिग्मा के रूप में जो हमें इक्वेशन मिल रही है इक्वेशन नंबर 12, और इक्वेशन नंबर 14 से हम टो की वैल्यू इक्वेशन नंबर 12 में रखते हैं। तो हमें सिग्मा इज इक्वल टू n/m लैम्बडा √m/3kT, ये इक्वेशन नंबर 15 हमें फाइंड आउट होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज ए प्रोपोर्शनल टू λ/√T। गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार माध्य मुक्त पथ लैम्बडा ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लैम्बडा इज ए प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/T/√T, यानी कि T की पावर टोटल कितनी हो गई 3/2। तो सिग्मा इज इक्वल टू T की पावर -3/2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो जो 3/2 पावर थी वो ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगी -3/2 पावर। अतः जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को हम जानते हैं, प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो जो रो है इज ए प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 हो जाएगी इस तरह से। अतः स्पष्ट है कि सामान्य ताप पर अनअपभ्रष्ट गैस की प्रतिरोधकता T की पावर 3/2 के समानुपाती तथा विद्युत चालकता T की पावर, तो विद्युत चालकता है इस तरह से T की पावर, विद्युत प्रतिरोधकता जो है T की पावर 3/2 के समानुपाती होती है, और जो विद्युत चालकता है वो T की पावर -3/2 यानी कि T की पावर 3/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/T की पावर 3/2 के समानुपाती होती है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। लेकिन प्रयोगों द्वारा पाया गया कि धातुओं की चालकता ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्पष्टतः यह असंगति सिद्धांत में किसी कमी के कारण ही हो सकती है। सोमरफील्ड ने फर्मी डिराक वितरण फलन का उपयोग करके इस असंगति को दूर किया।
तो ये जो विसंगति हम देख रहे थे t की पावर 3/2 के समानुपाती बता रहा है, लेकिन प्रायोगिक रूप से जो है t के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस विसंगति को जो है सोमरफील्ड के द्वारा करेक्ट किया गया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।